हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले उसमें इकोनॉमिक सिस्टम का नाम आता है जो कि 50 साल में घटित हुए 50 साल में घटित हुई है और उसके पहले भी। इस चैप्टर में देखेंगे ग्लोबल हिस्ट्री जो कि रिलेटेड है ट्रेड से, माइग्रेशन से, जो जो भी व्यक्ति काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते हैं, और जो बिजनेसमैन वगैरह हैं। आज पूरी दुनिया किसी न किसी प्रकार से इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। मतलब यूएस में अगर कोई घटना घटती तो वो 1 घंटे के अंदर ऑल ओवर दुनिया में फैल जाती। इंडिया में अगर कोई घटना घटती तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 घंटे के अंदर वैसे वहाँ फैल जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी। तो ये और पहले क्या सिस्टम था इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया इंटरलिंक है एक दूसरे से, मतलब पूरी दुनिया आपस में इंटर कनेक्शन है। पहले के ट्रेवलर थे, ट्रेडर थे, प्रिस्ट थे और पिलग्रिम थे। वो लंबी लंबी यात्राएं तय करते थे, या तो वो नॉलेज के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी काम काम वाम ढूंढने के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट या अपने दर्शन के लिए, कुछ अपनी तीर्थ तीर्थ यात्राएं करते थे कुछ सीखने के लिए, या इसके परसिक्यूशन मतलब किसी प्रकार का उत्पीड़न से बचने के लिए, या किसी को बहुत ज़्यादा दबाव अत्याचार हो रहा है किसी व्यक्ति पे, तो उसने कहा यार यहाँ नहीं रहेंगे हम, अपन तो कहीं और जाएंगे। तो ये सब भी, इन सब के कारण भी ट्रेवल होता था। ये लोग अपने साथ सामान भी जाते थे। भाई एक व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा तो अपने साथ कुछ लेकर जाएगा, जैसे कि सामान, पैसा, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपनी जो नेचर है, कल्चर है, वो लेकर जाएगा, अपनी स्किल्स, जो एबिलिटी जो आता है, उसके आइडियाज़, उसके इन्वेंशन। और साथ ही साथ ये एक व्यक्ति जब कहीं बाहर जाता है तो अपने साथ कुछ बीमारियाँ भी लेकर जाता है। उसी प्रकार से 3,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आज अपन वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, वो भी जुड़ा हुआ था ट्रेड के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से। अब जब बिजनेस होता है तो उसका करेंसी भी एक्सचेंज होगी। तो मालदीव्स के थ्रू ये जो करेंसी है, चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक में भी जाती थी। और इन सब की जो शुरुआत है वो 7th सेंचुरी से हुई थी, और 13th सेंचुरी तक आते आते ये तो काफ़ी बड़े स्तर पर फैल गई थी। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आधुनिक काल से पहले से ही ये पूरी ट्रेड से और कल्चरल से दुनिया भर में कनेक्ट है। नाम से ही पता चल रहा है सिल्क रूट की इम्पोर्टेंस। मतलब जो चाइनीज़ कार्गो, जो चाइनीज़ सिल्क है, वो मतलब उसको उसका ट्रेड की इतनी इम्पोर्टेंस थी कि मतलब जिस रास्ते से वो सिल्क गुजरता था, उस रूट के नाम रख दिया सिल्क रूट। इससे पता चलता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हिस्टोरियन ने देखा कि सिल्क रूट कई सारे हैं, मतलब एक नहीं है, कई कई सारे सिल्क रूट हैं। वो समुद्री तट के रास्ते से भी हैं सिल्क रूट, और कुछ जो ज़मीनी रास्ते वाले भी सिल्क रूट हैं, जो कि एशिया को, मतलब एशिया टू एशिया हैं, और कुछ हैं जो एशिया से यूरोप को और एशिया से नॉर्थ अफ्रीका को भी जोड़ते हैं। उन्होंने देखा कि इसका जो एग्जिस्ट है, मतलब ये जो सिल्क रूट है, क्रिश्चियन एरा के पहले भी करता था, और 15th सेंचुरी तक ये लगभग रहा। और सिल्क रूट से ही जो चाइनीज़ पोट्री होती है, मतलब चाइनीज़ जो सामान और भी जो सामान होता है, वो भी उस ट्रेड से गुजरता था, और बदले में मतलब यूरोप से हम गोल्ड और सिल्वर लेते थे। ट्रेड और कल्चर का जो एक्सचेंज है वो दोनों एक साथ हुए हैं, मतलब साथ साथ चले उनका एक्सचेंज। ऐसा माना जाता है जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं वो भी इसी रास्ते से जाते थे, और इसी रास्ते के थ्रू जो सिल्क रूट है, इसी रास्ते से एशिया में क्रिश्चियन फैला। और इसी रास्ते से जो मुस्लिम रिलीजन है, जो इस्लाम है, वो भी इसी रास्ते से फैला। और इसके पहले भी जो बुद्धिज़्म है, जो सिल्क रूट के थ्रू ही वो लोग जाते थे, बुद्धिज़्म अपना प्रचार करते थे, और इसी रास्ते के थ्रू बुद्धिज़्म भी फैला है। फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पटेटो। स्पेगेटी एक इटालियन टाइप का फूड है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाएगा। तो इसी प्रकार से कल्चर का तो एक्सचेंज हुआ है, और ट्रेड का, बिजनेस का, जो भी प्रोडक्ट कोई व्यक्ति बना रहा है उसका तो एक एक्सचेंज हुआ है। साथ ही साथ फूड का भी एक्सचेंज हुआ है। कोई व्यक्ति जाता है तो अपने साथ अपना कल्चर, अपना खाने पीने का तरीका भी साथ लेकर जाता था। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पेगेटी और न्यूडल्स का।
ऐसा माना जाता है नूडल्स की जो शुरुआत नूडल्स चाइना से होकर वेस्ट पे गया है, और जो पास्ता है अरब से होकर इटली में गया है, जो कि अब आइलैंड बन चुका है, एक एक प्रकार का आइलैंड है। और ऐसा ही हुआ है जापान और इंडिया में। लेकिन हम एग्जैक्ट एक गेस वर्क ही लगा सकते हैं कि किस एग्जैक्ट फूड की कहाँ कहाँ शुरुआत हुई है, एक लेकिन हम इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। कई सारे ऐसे फूड हैं जैसे कि आलू है, सोया है, ग्राउंडनट है, भुट्टे हैं, टमाटर है, जो 500 साल पहले हमारे पूर्वजों को नहीं पता थे, बाद में यूरोप और एशिया में आए। कैसे? जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, उसने गलती से एक कॉन्टिनेंट को ढूंढ लिया था जिसे आज हम अमेरिका नाम से जानते हैं, वहाँ पर पहुँच गया था। और ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन है। ये जो सारे फूड हैं ये अमेरिकन ओरिजिन से वहाँ से आए हैं इंडिया में, जिन्हें आज आज अपन इंडियन अमेरिकन इंडियन के नाम से जानते हैं। जब नई क्रॉप्स आती है तो उससे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ज़मीन आसमान के बदलाव आ जाते हैं। जब ये आलू पहली बार यूरोप में आया था तो यूरोप में ये इम्पेक्ट पड़ा था कि वहाँ के जो गरीब लोग थे उनकी पूरी इनकम पूरी चेंज हो गई थी। मतलब पहले गरीब थे, कुछ टाइम के बाद वो लोग गरीब नहीं रहे थे, मतलब उनकी ज़िंदगी भी चेंज हुई थी, उनकी इनकम भी बढ़ी थी, और उनकी जो लाइफ है जितना वो जीते थे और जीने लगे थे। और वो आलू पर इतने ज़्यादा निर्भर हो गए थे कि जब 1840 में एक बार उनकी फसल ख़राब हुई तो किसी बीमारी के कारण तो इसमें हज़ारों किसानों की मौत हो गई थी। कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। 16th सेंचुरी में यूरोपियन लोग जब इंडिया में आए और उसके बाद वो जब सक्सेसफुली मतलब अमेरिका जाने में भी सक्सेसफुल हो गए, तो उन्हें ये दुनिया काफ़ी छोटी लगने लगी। पहले ही सोचते थे काफ़ी बड़ा होगा संसार, ना जाने कितना बड़ा होगा। तब 16th सेंचुरी में जब इंडिया ढूंढ लिया, मतलब ईस्टर्न तरफ आ गए और वेस्टर्न तरफ भी चले गए, जब पूरा उनने अमेरिका तक घूम लिया तो दुनिया काफ़ी छोटी लगने लगी। और कई सालों पहले से भी इंडिया में गुड्स सामान का व्यापार होता था। लोग बाग यहाँ वहाँ जाते थे नॉलेज के लिए, और इंडिया एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जो भी ट्रेड से रिलेटेड काम होते हैं। और जब एंट्री करी यूरोप में तो पूरा जो ट्रेड है, व्यापार है, ऑल ओवर यूरोप में फैल गया था। 16th सेंचुरी में जब अमेरिका की खोज की, तब उससे पहले अमेरिका को कोई जानता भी नहीं था, मतलब उससे अमेरिका का कोई कनेक्शन नहीं था, ना इंडिया से ना यूरोप से। 16th सेंचुरी से पहले जब 16th सेंचुरी में जब अमेरिका की खोज कर ली तो वहाँ का भी कल्चर, वहाँ की भी क्रॉप्स, वहाँ के भी जो जितने भी मिनरल्स हैं, खेती बाड़ी है, वो भी और फैलने लगी, जिससे दुनिया के लोगों में और उनके जीवन में इम्पैक्ट पड़ा। जब अमेरिका की खोज की तो पेरू और मेक्सिको की भी खोज की, मतलब ये पेरू और मेक्सिको अमेरिका के थोड़े नीचे ही हैं। तो वहाँ के भी मेटल्स का ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेड होने लगा। और जो पेरू और मेक्सिको के जो मेटल हैं, स्पेशली जो सिल्वर है, अब वो भी अब उसका भी ट्रेड बढ़ने लगा। अब इसने क्या करा, यूरोप की वेल्थ को इसने काफ़ी बढ़ाया, और इससे एशिया को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और 17th सेंचुरी तक आते आते जो इल्डा रोडोई, मतलब ये शहर इतना मतलब यहाँ पे सोना सोना ज़्यादा है, तो इस शहर का नाम ही रख दिया सिटी ऑफ गोल्ड। मतलब वहाँ पर अब साउथ अमेरिका की बातें ऑल ओवर वर्ल्ड में होने लगी एज अ वेल्थ। उसको वेल्थ की नज़रों से देखने लगे थे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब जो पुर्तगीज़ हैं और स्पेनिश हैं, इनका जीतने का सिलसिला शुरू हो गया। और ये स्टार्टिंग हुई थी मिड 16th सेंचुरी में। यूरोपियन लोग सिर्फ अपने सेना के बल पर, अपने आर्मी के बल पर नहीं लड़ते थे। जो स्पेनिश लोग हैं उनकी पावरफुल वेपन तो था ही, लेकिन कोई व्यक्ति कहीं से जाता है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर जाता है, कल्चर लेके जाता है, अपना खान पान लेके जाता है, और उसके साथ साथ अपनी बीमारियां भी लेकर जाता है। क्योंकि अमेरिका जो है आइसोलेट था, आइसोलेट मतलब होता है अमेरिका अलग सलग था इतने लाखों सालों से। मतलब यूरोप को भी नहीं पता था, ना
एशिया के लोगों को ना इंडियन लोगों को पता था कि अमेरिका जैसा देश भी एग्जिस्ट करता है। तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है, मतलब जैसे वहाँ पर यूरोप में स्मॉल पॉक्स हो जाता था, तो हम वहाँ के लोग अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू अपने आप ठीक हो जाते थे, मतलब वहाँ का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक कर देता था। बट अमेरिका के लोगों अमेरिका देश में, वहाँ के देश में इम्यून सिस्टम उनका ऐसा इम्यून सिस्टम इतना, मतलब वो बीमारी थी नहीं वहाँ पर, तो उनका इम्यून सिस्टम कैसे ठीक करता। जब यूरोपियन लोग अपने साथ वहाँ पहुँचे तो अपने साथ स्मॉल पॉक्स की बीमारी लेकर भी पहुँचे। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ का इम्यून सिस्टम उन लोग का उसको झेल ही नहीं पाया। मतलब अमेरिकन लोगों लोगों का जो इम्यून सिस्टम है स्मॉल पॉक्स को झेल नहीं पाया। इससे क्या हुआ, कई सारे लोगों की मौत हो गई। और धीरे धीरे यूरोप ने अपने इस तरीके से पैर फैला लिए। हो सकता है जानबूझकर यूरोपियन लोगों ने यही प्लानिंग होगी कि चलो भैया, लड़ाई झगड़े से तो नहीं लड़ सकते, या अपन बीमारी फैला देते हैं। इंटेंशनली भी हो सकता है कि चार पाँच 10-12 लोग बीमार लेकर गए होंगे, उनसे कहा हो कि यार तुम तो खूब घूमो, बीमारियां फैलाओ, ऐसा भी इंटेंशन रहा होगा। यदि कोई कोई व्यक्ति बंदूक लेकर आए लड़ने के लिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, उससे उससे उसी की बंदूक छीनकर उसी पर अटैक कर दिया। लेकिन हम ये बीमारी के साथ कैसे करें भाई? अगर कहीं बीमारी फैल गई, यूरोपियन अमेरिका गए, उनका तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी मतलब उससे उसको ठीक कर देता है उनका इम्यून सिस्टम। ये कैसे करें? तो ये उनके लिए, जो यूरोपियन के लिए अमेरिका पर कब्जा करना आसान हो गया इस तरीके से, क्योंकि यूरोपियन का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको ठीक कर देता है बीमारी को। अंटिल 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी तक यूरोप में पॉवर्टी और सिर्फ हंगर थी। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं था यूरोप जो जैसा कि आज है। वहाँ पे बीमारियाँ, वो भुखमरी भी थी और गरीबी भी थी। शहरों में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता था, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, और आपस में रिलीजियस, मतलब धर्म को लेकर लड़ते रहते थे, जो किसी को पनिश भी किया जाता था। इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन, मतलब हज़ारों यूरोपियन यूरोप छोड़ के अमेरिका जाने लगे। और तब तक 18th सेंचुरी तक ऐसा सिस्टम था कि उन अफ्रीका से लाए गए गुलामों को अमेरिका में काम करवाया जाता था। क्यों? क्योंकि यूरोप में शुगर और उन कॉटन की उनकी पूर्ति हो सके। 18th सेंचुरी तक ऐसा था कि इंडिया और चाइना वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री थी। मतलब इनको काफ़ी प्रोमिनेंट, मतलब बिज़नेस के मामले में इंडिया और चाइना को काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता था। जैसे कि आज अमेरिका यूरोपियन कंट्री का बोलबाला चलता है, लेकिन 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना सबसे रिचेस्ट कंट्री थी। 15th सेंचुरी से क्या कर दिया था चाइना ने, थोड़ा सा मतलब बाकी देशों से थोड़ा सा बिजनेस करना कम कम कर दिया था, और थोड़ा सा आइसोलेट हो गया था। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अमेरिका ने मार्केट पे अपनी पकड़ कर ली। अमेरिका ने, और जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री, उन्होंने धीरे धीरे अपनी मार्केट पर पकड़ कर ली। और फिर यूरोप का पूरी दुनिया भर में बोलबाला हो गया था। मतलब 18th सेंचुरी तक इंडिया रिचेस्ट कंट्री में गिना जाता था, इतने प्रॉस्पेरस थे इंडियन। 19th सेंचुरी 1815 1914, मतलब नाइनटीन सेंचुरी में क्या क्या बदलाव आए थे। 19th सेंचुरी आते ही पूरी दुनिया की काया काया पलट हो गई थी। मतलब पूरी दुनिया एकदम से चेंज हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पर यूरोपियन इंडियंस में भी थे, अ, इंडिया में भी था, और यूरोपियन अमेरिका में भी थे, बिजनेस कर रहे थे। और अमेरिका का व्यापार अब धीरे धीरे ऑल ओवर दुनिया में फैलने लगा था। इससे ऑल ओवर दुनिया में काफ़ी चेंजेस आए। वो चेंजेस थे इकोनॉमिकली थे, पॉलिटिकली थे, सोशली थे, कल्चरली थे। भाई कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो अपने साथ कल्चर वगैरह भी लेकर जाता है, अपना सिस्टम, खान पान का तरीका, रहने का, कपड़े पहनने का, पूरा टेक्नोलॉजी। इसने पूरी दुनिया को पूरा चेंज ही कर दिया 19th सेंचुरी में। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि पहले सिर्फ 3 टाइप की मूवमेंट होते थे, अगर इकोनॉमिक नज़रिए से देखा जाए तो, मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो था 19th सेंचुरी तक ऐसा चलता था कि कॉटन और वीट, मतलब जो
ट्रेड वगैरह होता है, बिज़नेस होता है, किन किन चीज़ों का बिज़नेस होता है, जैसे कपड़े का हो गया, गेहूँ का हो गया, चावल का हो गया, और भी किसी चीज़ों का, मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड और बिज़नेस से रिलेटेड। और सेकंड जो था कि आम आम जो लोग हैं, मतलब काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते थे। तो दूसरा ये है इकोनॉमिक चेंज करने के लिए। और तीसरा जो है, जो थोड़े अमीर वर्ग के लोग हैं, वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब पहले तीन ही तरीक़ों से, मतलब आर्थिक आर्थिक स्थिति देश की देखी जाती थी, पूरे क्या-क्या बदलाव आए हैं, ये 3 ही पॉइंट थे। ये तीनों जो पॉइंट हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये आपस में इंटरकनेक्ट करते थे और लोगों के जीवन पे बहुत सारे प्रभाव डालते थे। कभी कभी ऐसा होता था, इनका जो कनेक्शन है कभी कभी टूट भी जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो सामान पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती थी, जो गुड्स और कैपिटल होता था, सामान यहाँ से वहाँ सप्लाई हो रहा है, उनमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी जितनी कि लोग बागों में थी। मतलब कोई एक आदमी दूसरे देश में जा रहा है काम करने के लिए, तो उस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं यदि हम 90 मतलब उस टाइम तक 90 सेंचुरी तक अगर इन तीनों को एक साथ स्टडी करें। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक शेप, इस दुनिया में हर जितने भी देश हैं, हर देश यही चाहता है कि भैया फूड प्रोडक्शन में हम, मतलब हम किसी पे आत्मनिर्भर ना रहें। मतलब दुनिया में जितने भी फल फ्रूट होते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हमारे देश में ही रहें, हमें किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, चाहे चावल हो, गेहूँ हो, चाहे फल फ्रूट हो, किसी भी चीज़ से हो। लेकिन 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन की हालत, थोड़ी ब्रिटेन की कंडीशन थोड़ी अलग थी। वो खाने पीने पर इतना ध्यान, अगर अगर वो ध्यान देता, अगर ब्रिटेन खाने पीने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करता, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाता और आपस में सोशल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता। क्या कारण है इसके पीछे? 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगी। जब आबादी बढ़ी तो फूड की डिमांड भी काफ़ी बढ़ने लगी। अब इससे क्या हुआ, शहर एक्सपांड हो गया, मतलब शहरों का जो दायरा है वो और आगे तक बढ़ने लगा। इंडस्ट्रीज़ बढ़ी इनसे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बढ़े, और जो इनकी जो प्राइसेज़ हैं, इन सब चीज़ों के, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, गेहूँ के प्राइस है, वो भी तेज़ी से बढ़ने लगे। ब्रिटेन में जो भी जिनके पास जो ज़मींदार लोग थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थीं, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर डाला कि रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जो कॉर्न का इंपोर्ट होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें। गवर्नमेंट ने जब इस पर रोक लगाई तो इसको नाम दिया गया कॉर्न लॉ। लेकिन बाद में समस्या ये थी कि और ज़्यादा महंगे हो रहे थे, ऑलरेडी खाने पीने की कमी आ रही थी, तो बाद में सरकार ने इस लॉ को हटा दिया। जब ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, अब क्या हुआ, बाहर बाहर के देशों से भी सामान, खाने पीने की चीज़ें आने लगी थी। वो इतनी सस्ती होती थी कि जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रही हैं उनसे भी ज़्यादा सस्ती होती थी। तो आम लोग जो हैं आम लोग जो उसी उसी को खरीदते थे, और ब्रिटिश के जो एग्रीकल्चर यानी किसान लोग हैं, उनको इम्पोर्ट करा हुआ सामान से कॉम्पीट करना मुश्किल हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिटेन में एक सेब उग रहा है, जिससे उस सेब की कीमत है ₹10, लेकिन जो इम्पोर्ट हो रहा है, जो मतलब बाहर के देशों से आ रहा है, उसकी कीमत है ₹5। तो जो आम लोग हैं वो इसी को लेंगे, इनको क्यों लेंगे? तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको लॉस होने लगा। इससे खेती-बाड़ी प्रॉपर बंद हो गई। हज़ारों लोगों को हज़ारों लोगों के काम पे इम्पैक्ट पड़ा, उनकी नौकरी चली गई, और कई सारे लोग अपने शहर छोड़कर भी चले गए। जब खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें कम हुई तो उनका उनका कंज़म्पशन, जो ब्रिटेन वालों का कंज़म्पशन है, बढ़ गया। और मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन का जो फ़ोकस था इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर था। मतलब इंडस्ट्रीज़ के मामले में वो काफ़ी आगे आगे निकल चुका था। इससे क्या हुआ, इम्पैक्ट ये पड़ा, जो फूड का इम्पोर्ट है और ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी के साथ-साथ ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया भर में ज़मीनों को साफ़ साफ़ किया गया खेती के लिए, ताकि उन पे खेती की जाए, और इससे, और किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, ताकि ब्रिटेन को खाना पहुँचा सकें। खेती के लिए सिर्फ ज़मीन साफ़ कर देना ही काफ़ी नहीं था। अब इसके लिए रेलवे की भी ज़रूरत पड़ती थी, इन सबको कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से लिंक को। फिर नए हार्बर बनने लगे, पुरानों को शिप से जोड़ा गया, और
जहाँ पर जिन जगहों पर खेती हो रही है वहाँ पर लोगों का रहना बसना भी ज़रूरी था। इसीलिए नए घर नए घर बनाए गए उन लोगों को रहने के लिए। इन सब के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए लंदन से पैसा भी आया, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहाँ-जहाँ पर लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ-जहाँ और उन जगहों पर लेबर को बसाया गया और वहाँ पर उन लोगों के लिए घर बनाए गए। 19वीं सेंचुरी में लगभग 50 मिलियन लोग यूरोप से जाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसने लगे थे। 50 मिलियन का मतलब होता है लगभग 50 करोड़ लोग। और ऐसे एस्टिमेट लगाया जाता है 19वीं सेंचुरी में लगभग 150 मिलियन लोग, 150 मिलियन मतलब 15 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे बेटर फ्यूचर के लिए। 1890 तक एग्रीकल्चर ने इकोनॉमिक को एक अलग ही शेप दिया। मतलब एक नए पैटर्न में उसने इकोनॉमी को रास्ता दिया, क्योंकि अब जो है खाना पास के देश से पास के शहर से पास के गांव से नहीं आता था। अब जो खाना है हज़ारों मील दूर से आता था। अब जो किसान हैं मतलब वो अब खुद की ज़मीन पर खेती नहीं करते थे, मतलब अब प्रोफेशनली जो किसानों को माइग्रेंट करके बसाया गया था वो लोग खेती करते थे प्रॉपर। जहाँ प जिन जगहों पर जो किसान खेती करते थे, वो कुछ साल पहले ही उन ज़मीनों को साफ़ करके बनाया गया था। हो सकता है कुछ साल पहले वहाँ पे पूरे घने जंगल हों, और इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का निर्माण भी किया गया। और जो किसानों को लाए गए थे खेती के लिए, जो साउथ यूरोप से थे, एशिया से थे, अफ्रीका से थे, कैरिबियन से थे, इनको बहुत ही कम वेज में, मतलब बहुत ही कम लो पेड में, मतलब कम सैलरी में इनसे काम करवाया जाता था। और अंग्रेज़ों ने ऐसे ही बदलाव पंजाब में भी किए थे, लेकिन वहाँ छोटे स्तर पर करे थे। अंग्रेज़ों ने वेस्ट पंजाब में भी जो सेमी डेज़र्ट का एरिया है, वहाँ पर इरिगेशन के लिए, मतलब गेहूँ और कॉटन, कपास उगाने के लिए लैंड को साफ़ करा था, और वहाँ पर इरिगेशन मतलब नहर 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 बनाई थी। और उन नहर के किनारे जिन लोगों को बसाया गया था, उसे कैनल कॉलोनी कहते हैं पंजाब में। अभी तो हमने सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ें हैं उनका एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे गेहूँ, चावल, जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, और ऐसी कहानी सेम ऐसी है कॉटन के साथ भी। जो कपड़े के साथ है उसकी भी सेम कहानी है, और ऐसे ही रबड़ की कहानी है जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बिज़नेस ट्रेड को पूरा चेंज कर दिया था। और 1820 से लेकर 1814 तक जो वर्ल्ड लेवल का बिज़नेस है वो 25 से 40 गुना हो गया था। और सिर्फ़ सा 60% जो बिज़नेस कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, वो प्राइमरी प्रोडक्ट का ही था, जिसमें कि एग्रीकल्चर में से व्हीट और कॉटन थे, और मिनरल का एग्जांपल लें तो उनमें से एक कोयला था। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये सब जो काम हो रहा था, ये सब इसमें टेक्नोलॉजी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि रेलवे है, शिप है, टेलीग्राफ है। इन सब के बिना, मतलब जो टेक्नोलॉजी के बिना जो 19वीं सेंचुरी में चेंजेस आए थे इतने सारे, टेक्नोलॉजी के बिना ये सब संभव ही नहीं था। टेक्नोलॉजी ने कई सारे चेंजेस करे हैं, सोशली चेंज करे हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें काफ़ी मदद की न्यू इन्वेंशन ने। और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस पर काम भी करा। फास्ट रेलवे, शिप, और भी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं उसको कम से कम दाम में और ज़्यादा सुविधा करवाने के लिए, मतलब माल को सप्लाई करने के लिए कम से कम दाम में और क्या क्या करा जा सकता है। टेक्नोलॉजी का एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि 1870 तक, मतलब ये एग्जांपल दिया हुआ है मीट का, 1870 तक अमेरिका से यूरोप में जो मांस जाता था वो ज़िंदा जानवर जाते थे। मतलब उन्हें यूरोप में ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन ये जो जानवर हैं ये जहाज़ में बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते थे, और कई सारे तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मर जाते थे, या बीमार पड़ जाते थे, या कइयों का वेट बहुत कम हो जाता था। और
बिकम अनफिट टू ईट, मतलब कुछ जानवरों को कोई बीमारी वगैरह हो जाती थी तो वो खाने के योग्य नहीं रहते थे, मतलब फिर उन्हें खा नहीं सकते थे। और ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता था। और रीच टू यूरोपियन पुअर, मतलब गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता था इनको खाने की। एक तो वहाँ पर खाने पीने की समस्या, ऊपर से हाई डिमांड, हाई प्राइस थे। तो इससे टेक्नोलॉजी ने क्या मदद की, मतलब जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाने लगा, जिससे जो खाने पीने की चीज़ें हैं अब वो और लंबे समय तक चल जाती थी। अब जो है जानवरों को पहले ही काट दिया जाता था वहाँ, मतलब किसी दूसरे देश से पहुँचाने से पहले ही। जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इन देशों से पहले ही, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के पहले ही जानवरों को काट दिया जाता था। और उसके बाद यूरोप में पहुँचाया जाता था फ्रोज़न मीट, मतलब उनका जो मांस है फ्रीज़ में रख कर, जो जहाज़ में फ्रीज़ होती हैं उनमें रख कर पहुँचाया जाता था। इसका बेनिफिट ये पड़ा कि इससे जो किराए की जो कॉस्ट है वो कम हो गई। और यूरोप में भी मीट के प्राइस काफ़ी गिर गए। अब यूरोप में जब मीट के प्राइस गिरे तो इससे क्या हुआ कि जो गरीब लोग हैं, पहले वो गरीब लोग नहीं खा पाते थे मांस, अब गरीब लोग भी मांस खाने लगे। नहीं तो पहले वो सिर्फ ब्रेड और पटेटो, मतलब ब्रेड और आलू आलू से ही ज़िंदा थे। अब उनकी खाने खाने पीने में वैरायटी आ गई, बटर और अंडे, एग वगैरह, मीट मीट वगैरह खाने लगे, जिनसे जो गरीब किसान है, मतलब अमीर और गरीब हर व्यक्ति खाना खाने लगा। और इससे सोशल पीस, मतलब सामाजिक शांति स्थापित हो गई।